हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लूसेंट की जो विज्ञान के टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने इसमें से फिज़िक्स और केमिस्ट्री की टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स जैसे निकलता है STH हार्मोन, STH हार्मोन निकलता है। ये शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। मतलब ये शरीर की वृद्धि तथा विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है। और STH की अधिकता से भीम कायत्व तथा एक्रोमीगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। STH की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। और TSH जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ACTH हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करती है। GTH हार्मोन जो होता है ये जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है FH हार्मोन्स और दूसरा है LH हार्मोन। तो जो FH हार्मोन होता है ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। LH हार्मोन ये अंतराल कोश का उत्तेजक हार्मोन, नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है। फिर है LTH हार्मोन, ये दुग्धजनक हार्मोन होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शिशुओं के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। ADH हार्मोन इसके कारण छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। आउटो ग्रंथि या इसे थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि ये मनुष्य के गले में श्वास नलिये ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरॉक्सिन के कार्य, थायरॉक्सिन का जो कार्य है ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। ये शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतया हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं सक्रियताओं पर आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर के शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोगों में जड़ मानवता आता है। यह रोग बच्चों में पैदा होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये अवरुद्ध हो जाता है। अगला B नंबर है मिक्सडमा। यौन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भलीभांत नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। मिक्सडमा यौन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भलीभांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म
हाइपोथायरॉयडिज्म लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है और इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। किसके कारण? हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यह मतलब इसकी कमी से क्या होता है, मनुष्य कभी गूंगा एवं बहरा हो जाता है। घेंघा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाला रोग। थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाला रोग। टॉक्सिक ग्वाइटर जो है, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाता है और बी नंबर जो है ये पैथैल्मिया। इस रोग में आँख फूल करके नेत्र गोटर से बाहर निकल आती है। इस रोग में जो आँख है फूल करके नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। पराआउटू ग्रंथि या इसे हम पैराथायरॉयड ग्रंथि भी कहते हैं। ये गला में आउटू ग्रंथि अर्थात ये गला में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये गला में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन होते हैं। पहला है पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा है कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्सिटोनिन जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब ये हार्मोन मुक्त होता है। अर्थात पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा में उरोस्थ के पीछे श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फाइड अंग है। इसमें दो खंड होते हैं जो संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर कार्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होती है। यह अंदर मेडुला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के जो गुच्छे हैं जिसे गुच्छे भी रहते हैं। ये ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक बढ़ती रहती है और इसके बाद ये सिकुड़ती जाती है। इसीलिए वयस्क होने पर ये सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती हैं। यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर नियंत्रण रखती हैं। अधिवृक्क ग्रंथि या इसे हम एड्रेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि इंग्लिश में एड्रेनल ग्लैंड, यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका जो मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलना है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, अर्थात फाइट एंड फ्लाइट। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला है बाहरी भाग कार्टेक्स, दूसरा है अंदरूनी भाग मेडुला। कार्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं उसके कार्य, तो कार्टेक्स से निकलने वाला जो हार्मोन एवं उसके कार्यों में आता है ग्लूकोकार्टिक्सोइड्स,
ग्लूकोकार्टिक्सक्वाइडस। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला है बी नंबर, ये मिनरलोकार्टिक्सक्वाइडस। इसका जो मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। लिंग हार्मोन, ये बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान है। लिंग हार्मोन जो है ये बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। कार्टेक्स क्या है? जीवन में नितांत आवश्यक है, मतलब कि जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि ये शरीर में बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेडुला क्या है? मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रीन जो होता है, मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रीन या एड्रीनलिन और नॉरएपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनलिन दोनों अमीनो अम्ल हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकोलमिनस कहते हैं। एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आँखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होने वाला पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ये लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। एपिनेफ्रीन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय, खतरे के समय सक्रिय होता है। जनन ग्रंथि में जैसे अंडाशय, इसमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि पहला है एस्ट्रोजेन। यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। ये अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। यह एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह एस्ट्रोजेन से सहयोग करके स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। फिर तीसरा है रिलैक्सिन। गर्भावस्था में ये अंडाशय, गर्भाशय व अप्रा में उपस्थित रहता है। ये हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिक्स को मुलायम करता है और ये गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। वृषण, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये जो है पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। जो वृषण है ये पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। श्वसन तंत्र, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर के वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे कि नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स या स्वर यंत्र, ट्रैकिया या ब्रोकाई या ब्रोकियोलोस तथा फेफड़े आदि। नासा मार्ग, इसका जो मुख्य कार्य है सूंघने से संबंधित है। ये श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्तरित होती है। ये स्थल लगभग 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्थल धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। ग्रसनी,
यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। ग्रसनी जो है ये नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। लैरिंक्स या स्वर यंत्र, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका जो मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। लैरिंक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो ये ग्लॉटिक्स द्वार बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। ट्रैकिया जो है यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बढ़कर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है और बायां ब्रोंकियोल केवल 2 शाखाओं में बढ़कर के बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका जो रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वायु श्वसन, दूसरा है गैसों का परिवहन, तीसरा है आंतरिक श्वसन और चौथा है कोशिकीय श्वसन। वायु श्वसन ये निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। पहला है श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। तीसरा मतलब कि पहला है श्वासोच्छ्वास व गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास क्या है? फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे श्वास लेना या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि निःश्वसन। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ के द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे कि वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। उच्च श्वसन। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकल कर के वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वो फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन। अंदर ली गई वायु जो है 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। वही निकाली गई वायु में नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। सांस के द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर में से बाहर निकलता है। सांस के द्वारा लगभग 400 ml जो पानी है प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गैसों का विनिमय। गैसों का जो विनिमय है फेफड़े के अंदर होता है। ये गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों का परिवहन। गैसों का ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही पाया जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। नंबर 1, प्लाज्मा में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिल अम्ल बनाती हैं। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन होता है और ये रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। आंतरिक श्वसन शरीर के अंदर रुधिर एवं मूत्रक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन जो है शरीर के अंदर रुधिर एवं मूत्रक द्रव्यों के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को वायु श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। कोशिकीय श्वसन खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को अक्षीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। कोशिकीय श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है अनाक्षी श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिकाओं में एथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। अनाक्षी श्वसन के अंत में पाइरूविक अम्ल। अनाक्षी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु ईस्ट एवं जीवाणुओं में यह प्रायः पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को विमुक्त करते हैं और काफ़ी यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ग्लाइकोलिसिस। इसका जो अध्ययन है सर्वप्रथम एमडेन मेयरहॉफ या पार्सन ने किया था, इसलिए इसे EMP पथ भी कहा जाता है। इसको अनाक्षी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। मतलब कि ग्लाइकोसिस को अनाक्षी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अवस्था ऑक्सी एवं अनाक्षी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। ये अवस्था जो है ऑक्सी एवं अनाक्षी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरूविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु ATP वे होते हैं, परंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त होते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। दूसरा है क्रेब्स चक्र। इसका जो वर्णन है हैंस क्रेब ने सन 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में ही संपन्न होता है।
एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनते हैं। एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनते हैं। इस चक्र के हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र 2 अणु परमाणुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का जो निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। ऊर्जा का उत्पादन पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के एक अणु और FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु एटीपी के व FADH2 के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 + 2 × 1 बराबर 18 अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे 36 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है और अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है और इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिससे शरीर के भार में कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा भाग से किया जाता है। अब यहाँ से पोषक पदार्थ है, तो इसके विषय में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं पोषक पदार्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो हम मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।